नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 के हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा अध्याय आज 3rd है, यायावर साम्राज्य। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। यायावर साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीत हो सकती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि यायावर लोग मूलतः घुमक्कड़ होते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि ये सापेक्षिक तौर पर एक अविभेदित आर्थिक जीवन प्रारंभिक राजनीतिक संगठन के साथ परिवारों के समूह में संगठित होते हैं। दूसरी ओर साम्राज्य शब्द भौतिक अवस्थितियों को दर्शाता है। साम्राज्य ने जटिल सामाजिक आर्थिक ढांचे में स्थिरता प्रदान की और एक सुपरिष्कृत प्रशासन व्यवस्था के द्वारा एक व्यापक भूभागीय प्रदेश में सुचारू रूप से शासन प्रदान किया। लेकिन कई बार समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं बहुत संकीर्ण व गैर ऐतिहासिक हो जाती है, क्योंकि वे किसी बंधे बंधाए सांचे में उन्हें डालते हैं। ये परिभाषाएं तब त्रुटिपूर्ण सिद्ध होती हैं जब हम यायावर समूह द्वारा निर्मित उनके कुछ साम्राज्य संबंधी संगठनों का अध्ययन करते हैं। अध्याय 4 में हमने इस्लामी इलाकों में राज्य निर्माण का अध्ययन किया, जो अरब प्रायद्वीप की बद्दू यायावर परंपरा पर आधारित था। इस अध्याय में एक भिन्न वर्ग के यायावरों का अध्ययन किया है। ये हैं मध्य एशिया के मंगोल, जिन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान के नेतृत्व में की थी। उसका साम्राज्य यूरोप एशिया महाद्वीप तक विस्तृत था। कृषि पर आधारित चीन की साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था की तुलना में शायद मंगोलिया के यायावर लोग दीनहीन जटिल जीवन से दूर एक सामान्य सामाजिक और आर्थिक परिवेश में जीवन बिता रहे थे। लेकिन मध्य एशिया के यायावर एक ऐसे अलग थलग द्वीप के निवासी नहीं थे जिन पर ऐतिहासिक परिवर्तनों का प्रभाव न पड़े। इन समाजों ने विशाल विश्व के अनेक देशों से संपर्क रखा, उनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा और उनसे बहुत कुछ सीखा, जिनके वे एक महत्वपूर्ण अंग थे। इस अध्याय से हमें ज्ञात होता है कि मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में किस प्रकार अपने पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। मंगोलों के सामने यह चुनौती थी कि वे केवल अपनी स्टेपी परंपराओं के जरिए हाल ही में विजित क्षेत्रों का शासन नहीं चला सकते थे। यह इस वजह से था कि इस नए क्षेत्र में उन्हें तरह तरह के लोगों, अर्थव्यवस्था और धर्मों का सामना करना पड़ा। अपना यायावर साम्राज्य बनाने के लिए उन्हें नए कदम उठाने पड़े और समझौते भी करने पड़े। इस साम्राज्य का यूरेशिया के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसने मंगोलों के समाज के चरित्र और संरचना को हमेशा बदल डाला। स्टेपी निवासियों ने आमतौर पर अपना कोई साहित्य नहीं रचा, इसलिए हमारे इन यायावरी समाजों का ज्ञान मुख्यतः इतिवृत्तों, यात्रा वृत्तांतों, नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेजों से प्राप्त होता है। इन लेखों की यायावरों के जीवन संबंधी सूचनाएं अज्ञात और पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है। मंगोलों की साम्राज्यिक सफलताओं ने अनेक विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया। उनमें से कुछ ने अपने अनुभवों के यात्रा वृत्तांत लिखे। अन्य मंगोल अधिपतियों के राजस्रों में रहे इन व्यक्तियों की पृष्ठभूमि अलग अलग थी। वे बौद्ध, कन्फ्यूशियसवादी, ईसाई, तुर्क और मुसलमान थे। यद्यपि इन लोगों को मंगोल रीति रिवाजों का ज्ञान नहीं था, इनमें से अनेक ने इसके विषय में सहानुभूतिपरक विवरण और यहाँ तक कि उनकी प्रशस्तियाँ भी लिखी। ऐसे विवरणों ने यूरेशिया के शहरों से उपजे इन निंदापूर्ण लेखों को चुनौती दी, जिनमें मंगोलों को स्टेपी लुटेरा बताकर हाशिए पर डाल दिया जाता था। इस सब से मंगोलों की तस्वीर पहले से कहीं ज़्यादा जटिल हो गई। अतः मंगोलों का इतिहास हमें ऐसे रोचक तथ्य उपलब्ध कराता है जिससे कि सामान्यतया अभ्रमणशील समाजों द्वारा जिस ढंग से यायावर समुदाय को आदिम बर्बर के रूप में पेश किया गया है, उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। संभवतः मंगोलों पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूसी विद्वानों ने उस काल में किया जब जार शासक मध्य एशियाई क्षेत्रों में अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर रहे थे। ये कार्य औपनिवेशिक वातावरण में हुए, जो प्राय हमें सर्वेक्षण टिप्पणियों के रूप में मिलते हैं। इन्हें यात्रियों, सैनिकों, व्यापारियों और पुराविदों ने तैयार किया था। प्रारंभ 20वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में सोवियत गणराज्य के विस्तार के उपरांत नवीन मार्क्सवादी इतिहास लेखन में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रचलित
प्रचलित उत्पादन प्रणाली सामाजिक संबंधों की प्रकृति को निर्धारित करती है। इसने चंगेज खान और उभरते हुए मंगोल साम्राज्य को मानव विकास की उस संक्रमण व्यवस्था के दायरे में रखा जिसमें जनजातीय उत्पादन प्रणाली से सामंती उत्पादन प्रणाली की ओर परिवर्तन हो रहा था। ये परिवर्तन सापेक्ष रूप से एक वर्ग विहीन सामाजिक व्यवस्था से उस सामाजिक व्यवस्था की ओर हुआ जिसमें कृषक भूस्वामी और लॉर्ड के बीच एक विशाल अंतर पाया गया। इतिहास की ऐसी निर्धारित व्याख्या का अनुसरण करने पर भी मंगोल भाषाओं, उनके समाज और संस्कृति पर अति उत्तम शोध बोरिस याकोवालेविच व्लादिमिरोस्टोव जैसे अन्य विद्वानों ने किया। दूसरे अन्य विद्वान वेसिली व्लादिमिरोविच बार्टोल्ड ने सोवियत विचारधारा का समर्थन नहीं किया। एक ऐसे समय जब स्टालिन के शासनकाल में आंचलिक राष्ट्रवादी कारण घबराहट व्याप्त हो गई थी, तब बारबोल्ट के द्वारा चंगेज खान और उसके वंशजों के अधीन मंगोलों का जीवन और उनकी उपलब्धि के सकारात्मक सहानुभूतिपरक विवरण ने उन्हें अभिवेचकों के रोष का पात्र बना दिया। उन्होंने बार्टोल्ड की रचनाओं के प्रसार पर कठोरतापूर्वक पाबंदी लगा दी और केवल 1960 के दशक में उदारवादी खुर्शचेव युग के दौरान उसके उपरांत ही उनकी रचनाओं को 9 खंडों में प्रकाशित किया गया। पारमहाद्वीपीय मंगोल साम्राज्य विस्तार का मतलब यह भी था कि जो शोध के स्रोत विद्वानों को उपलब्ध है वे अनेक भाषाओं में रचे गए हैं। इनमें सबसे निर्णायक स्रोत चीनी, मंगोली, फारसी और अरबी भाषा में उपलब्ध है, पर महत्वपूर्ण सामग्रियाँ हमें इतालवी, लातीनी, फ्रांसीसी और रूसी भाषा में मिलती है। अक्सर एक ही मूल ग्रंथ बिना आशय के साथ 2 अलग अलग भाषाओं में प्रस्तुत किए गए हैं। उदाहरण के लिए चंगेज खान। चंगेज खान के विषय में सबसे प्राचीन विवरण मंगोल-उन नुतोबियन मंगोलों की गोपनीय इतिहास, जो मंगोल और चीनी भाषा में मिले एक दूसरे से अलग हैं। इसी तरह मार्को पोलो द्वारा मंगोल दरबार का यात्रा वृत्तांत, जो कि इतालवी और लातीनी भाषा में उपलब्ध है, वे एक दूसरे से मेल नहीं खाते। चूँकि मंगोलों ने अपने बारे में स्वयं बहुत कम साहित्य रचा, विदेशी सांस्कृतिक वातावरण रहने वाले विद्वानों ने उनके बारे में ज़्यादातर लिखा, अतः इतिहासकारों को उन विदेशी मूल रचनाओं में जिन वाक्यांशों का प्रयोग हुआ है उसका मंगोल भाषा के करीबी अर्थ निकालने के लिए वांग मीमांसक फिलोलॉजिस्ट की भूमिका अदा करनी पड़ती है। इगोर दे रखेबिल्टस मंगोलों का गोपनीय इतिहास और गरेहार्ड डोर्फर, जिन्होंने ऐसी मंगोल और तुर्की शब्दावली पर काम किया जो फारसी में शामिल होंगे, जैसे विद्वानों की रचनाएं मध्य एशिया के यायावरों के इतिहास को पढ़ने की कठिनाई को उजागर करती है। हम इस अध्याय में आगे चलकर देखेंगे कि चंगेज खान और मंगोलों के विश्वव्यापी साम्राज्य के बारे में उनकी अविश्वसनीय उपलब्धि के बावजूद युद्ध में विद्वान अनुसंधानकर्ताओं को अभी बहुत कुछ छानबीन करनी बाकी है। भूमिका 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में यूरो एशियाई महाद्वीप के महान साम्राज्यों ने मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में एक नई राजनीतिक शक्ति के अभ्युदय के बड़े खतरे का अनुभव किया। चंगेज खान मृत्यु हुई 1227 ने मंगोलों को संगठित किया, पर चंगेज खान की राजनीतिक दूरदर्शिता, ये देखो मानचित्र मंगोल साम्राज्य का, ये देखो इंडिया है, तिब्बत, चीन, मंगोलिया, मंगोल साम्राज्य, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी, ये यूरोप, रूसी सामंत देश, बर्मा, मध्य एशिया की स्टेपी प्रदेश मंगोल जातियों का एक महासंघ मात्र बनाने से कहीं अधिक दूरगामी थी। उसे ईश्वर से विश्व पर शासन करने का आदेश प्राप्त था। यद्यपि उसका अपना जीवन मंगोल जातियों पर कब्जा जमाने में और साम्राज्य संलग्न क्षेत्र जैसे उत्तरी चीन, तुरान, ट्रांस ओक्सियाना, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, रूसी स्टेपी प्रदेशों के विरुद्ध युद्ध अभियानों के नेतृत्व प्रत्यक्ष संचालन में बीता, तथापि उसके वंशजों ने इस क्षेत्र में से और आगे जाकर चंगेज खान के स्वप्न को सार्थक किया एवं दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। चंगेज खान के आदर्शों के मुताबिक उसके पोते मोनके 1251 ने फ्रांस के शासक लुई नौवे 1226 से 70 को यह चेतावनी दी, स्वर्ग में केवल एक शाश्वत आकाश है और पृथ्वी का
केवल एक अधिपति चंगेज खान, स्वर्गपुत्र। जब शाश्वत स्वर्ग की शक्ति से संपूर्ण विश्व सूर्य के उदय से लेकर अस्त होने तक आनंदित और शांति में रहेगा, तब यह स्पष्ट होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। यद्यपि आपने शाश्वत स्वर की अज्ञप्ति को समझ लिया है, फिर भी आप इस पर विश्वास न करते हुए ध्यान नहीं देना चाहते हैं और केवल यह कह देते हैं कि हमारा देश दूर है, हमारे पर्वत विराट हैं और हमारे समुद्र विशाल है। अगर इस विश्वास के साथ आप हमारे विरुद्ध सैन्य बल लेकर आएंगे तो हम भी जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा उस शाश्वत स्वर को भी पता है जिसने कठिनाई को आसान बनाया और सुदूर को निकट ला दिया। ये केवल कोरी धमकियाँ ही नहीं थी। चंगेज़ खान के एक दूसरे पोते बाटू ने अपने 1236 से 1241 के अभियान में रूस की भूमि को मॉस्को तक रौंद डाला। किसने? बाटू ने। और पोलैंड हंगरी पर विजय प्राप्त कर वियना के बाहर पड़ाव डाल दिया। 13वीं शताब्दी तक यह लगने लगा कि शाश्वत आकाश मंगोलों के पक्ष में था। चीन के अधिकांश भाग, मध्य पूर्व एशिया, यूरोप पर मानने लगे कि चंगेज़ खान की आबादी दुनिया पर विजय ईश्वर का गुस्सा है और यह कयामत के दिन की शुरुआत है। बुखारा पर कब्जा। परवर्ती 13वीं शताब्दी के ईरान के मंगोल शासकों के एक फारसी इतिहासकार जुवेनी ने 1220 में बुखारा की विजय का वृत्तांत दिया है। जुवेनी के कथनानुसार नगर की विजय के बाद चंगेज़ खान उस मैदान में गया जहाँ पर नगर के धनी व्यापारी एकत्रित थे। उसने उन्हें संबोधित कहा, अरे लोगों, तुम्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि तुम लोगों ने अनेक पाप किए हैं और तुम में से जो अधिक संपन्न लोग हैं उन्होंने सबसे अधिक पाप किए हैं। अगर तुम मुझसे पूछो कि इसका मेरे पास क्या प्रमाण है, तो इसके लिए मैं कहूँगा कि मैं ईश्वर का दंड हूँ। यदि तुमने पाप न किए होते तो ईश्वर ने मुझे दंड हेतु तुम्हारे पास न भेजा होता। अब कोई व्यक्ति बुखारा पर अधिकार होने के बाद खुरासान भाग गया था। उससे नगर के भाग्य के बारे में पूछने पर उसने उत्तर दिया, वे नगर आए, दीवारों को ध्वस्त कर दिया, जला दिया, लोगों का वध किया, लूटा और चल दिए। मंगोलों ने किस प्रकार अपने साम्राज्य का निर्माण किया और दूसरे विश्व विजेता सिकंदर की उपलब्धि को बौना बना लिया। पूर्व औद्योगिक काल में जब प्रौद्योगिक संचार व्यवस्था अपर्याप्त थी, तब मंगोलों ने अपने विशाल साम्राज्यिक शासन और उसे नियंत्रित करने के लिए किन कौशलों का प्रयोग किया। ऐसे व्यक्ति जिसे अपने नैतिक और शासन के दैवी अधिकारों के प्रति इतना आत्मविश्वास था, चंगेज़ खान ने अपने अधिकार क्षेत्र में बसे हुए विविध सामाजिक तथा धार्मिक समुदायों के साथ किस तरह संबंध रखा होगा। उसकी राष्ट्रता के विकास में इस बहुविधता का क्या हुआ। जो भी हो, मंगोलों तथा चंगेज़ खान की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को बेहतर ढंग से समझने के लिए ये उचित होगा कि हम अपनी चर्चा चंद साधारण प्रश्नों शुरू करें, जैसे कि मंगोल कौन थे, वे कहाँ रहते थे, उनके संबंध किनके साथ थे और उनके समाज और राजनीति के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि। मंगोल विविध जन समुदाय का एक निकाय था। ये लोग पूर्व में तातार, खितान और मंचू लोगों से और पश्चिम में तुर्की कबीलों से भाषा की समानता होने के कारण परस्पर संबंधित। कुछ मंगोल पशुपालक थे, कुछ शिकारी संग्राहक थे। पशुपालक घोड़ों, भेड़ों, कुछ हद तक अन्य पशु जैसे बकरी, ऊँटों को पालते थे। उनका यायावरीकरण मध्य एशिया की चारण भूमि स्टेपीज में हुआ, जो कि आज के आधुनिक मंगोलिया राज्य का भूभाग है। इस क्षेत्र का परिदृश्य आज जैसा ही अत्यंत मनोरम था। क्षितिज अत्यंत विस्तृत और लहरिया मैदानों से घिरा था, जिसके पश्चिम भाग में अल्ताई पहाड़ों की बर्फीली चोटियाँ थीं। दक्षिण भाग में शुष्क गोबी का मरुस्थल, इसके उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में ओनोन और सेलंगा जैसी नदियों और बर्फीली पहाड़ियों से निकले सैकड़ों झरनों के पानी सिंचित हो रहा था। कौन सी नदी है? ओनोन और सेलंगा। पशु चारण के लिए यहाँ पर अनेक हरी घास के मैदान, प्रचुर मात्रा में छोटे मोटे शिकार अनुकूल ऋतुओं में उपलब्ध हो जाते थे। शिकारी संग्राह लोग पशुपालक कबीलों के आवास क्षेत्र के उत्तर में साइबेरियाई वनों में रहते।
रहते थे। वे पशुपालन लोगों की तुलना में अधिक गरीब होते थे और ग्रीष्मकाल में पकड़े गए जानवरों की खाल के व्यापार से अपना जीविकोपार्जन करते थे। इस पूरे क्षेत्र के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत अंतर पाया जाता था। कठोर और लंबे शीत के मौसम के बाद अल्पकालीन और शुष्क गर्मियों की अवधि आती थी। चारण क्षेत्र में साल की सीमित अवधियों में ही कृषि करना संभव था, परंतु मंगोलों ने अपने पश्चिम के तुर्कों के विपरीत कृषि कार्य को नहीं अपनाया, न ही पशुपालकों को न ही शिकारी संग्राहकों की अर्थव्यवस्था घनी आबादी वाले क्षेत्रों का भरण पोषण करने में असमर्थ थी। परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में कोई नगर नहीं उभर पाए। मंगोल तंबों और जरों में निवास करते थे और अपने पशुधन के साथ शीतकालीन निवास स्थल से ग्रीष्मकालीन चारण भूमि की ओर चल जाते थे। निर्जाति और भाषाई संबंधों ने मंगोल लोगों पर परस्पर जोड़ रखा था, पर उपलब्ध आर्थिक संसाधनों की कमी होने के कारण उनका समाज अनेक पितृपक्षीय वंशों में विभाजित था। धनी परिवार विशाल होते थे, उनके पास अधिक संख्या में पशु और चारण भूमि होती थी। इस कारण उनके अनेक अनुयायी होते थे और स्थानीय जनजाति में उनका अधिक दबदबा होता था। समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भीषण शीत ऋतु के दौरान एकत्रित की गई शिकार सामग्री और अन्य भंडार में रखी हुई सामग्रियां समाप्त हो जाने की स्थिति में, अथवा वर्षा न होने पर घास के मैदानों सूख जाने पर उन्हें चारागाहों की खोज में भटकना पड़ता था। इस दौरान उनमें संघर्ष होता था। पशुधन को प्राप्त करने के लिए वे लूटपाट भी करते थे। प्राय परिवारों के समूह आक्रमण करने और अपनी रक्षा करने हेतु अधिक शक्तिशाली संपन्न कुलों से मित्रता कर लेते थे और परिसंघ बना लेते थे। कुछ अपवादों को छोड़कर ऐसे परिसंघ प्राय बहुत छोटे और अल्पकालिक होते थे। मंगोल तुर्की कबीलों को मिलाकर चंगेज खान द्वारा बनाया गया परिसंघ 5वीं शताब्दी के अट्टिला मृत्यु 453 ईस्वी द्वारा बनाए गए परिसंघ के बराबर था। अट्टिला के बनाए परिसंघ के विपरीत चंगेज खान की राजनीतिक व्यवस्था बहुत अधिक स्थायी रही और अपने संस्थापक की मृत्यु के बाद भी कायम रही। यह व्यवस्था इतनी स्थायी थी कि चीन, ईरान, पूर्वी यूरोपीय देशों के उन्नत शास्त्रों से लैस विशाल सेनाओं का मुकाबला करने में सक्षम थी। मंगोलों ने इन क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित करने के साथ ही साथ जटिल कृषि अर्थव्यवस्थाएं, नगरीय आवासों, स्थानबद्ध समाजों का बड़ी कुशलता से प्रशासन किया। मंगोलों के अपने सामाजिक अनुभव और रहने के तौर तरीके इनसे बिल्कुल ही भिन्न थे। यद्यपि यायावरी सामाजिक और राजनीतिक संगठन कृषि अर्थव्यवस्थाओं से बहुत भिन्न थे, पर ये दोनों समाज एक दूसरे की व्यवस्था से अनभिज्ञ नहीं थे। वास्तव में स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों और मध्य एशिया के यायावरों को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए उनके पड़ोसी चीन के स्थायी निवासियों के पास जाना पड़ता था। यह व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए लाभकारी थी। यायावर कबीले खेती से प्राप्त उत्पादों, लोहे के उपकरणों को चीन से लाते थे और घोड़े, फर, स्टेपी में पकड़े गए शिकार का विनिमय करते थे। उन्हें वाणिज्यिक क्रियाकलापों में काफ़ी तनाव का सामना करना पड़ता था, क्योंकि दोनों पक्ष अधिक लाभ प्राप्त करने की होड़ में बेधड़क सैन्य कार्रवाई भी कर बैठते थे। जब मंगोल कबीलों के लोग साथ मिलकर व्यापार करते थे, तो वे अपने चीनी पड़ोसियों को व्यापार में बेहतर शर्तें रखने के लिए मजबूर कर देते थे। कभी कभी ये लोग व्यापारी संबंधों को नकार कर केवल लूटपाट करने लगते थे। मंगोलों का जीवन अस्त व्यस्त होने पर ही इन संबंधों में बदलाव आता था। ऐसी स्थिति में चीनी लोग अपने प्रभाव का प्रयोग स्टेपी क्षेत्र में बड़े आत्मविश्वास से करते थे। इन सीमावर्ती झड़पों से स्थायी समाज कमजोर पड़ने लगे। उन्होंने कृषि को अव्यवस्थित कर दिया, नगरों को लूटा। दूसरी ओर यायावर लूटपाट कर संघर्ष क्षेत्र से दूर भाग जाते थे, जिससे उन्हें बहुत कम हानि होती थी। अपने संपूर्ण इतिहास में चीन को इन यायावरों से विभिन्न शासन कालों में बहुत अधिक क्षति पहुंची। यहाँ तक कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही अपनी प्रजा की रक्षा के लिए चीनी शासकों ने किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व से इन किलेबंदियों का एकीकरण सामान्य रक्षात्मक ढांचे के रूप में किया गया, जिसे आज चीन की मान दीवार के रूप में जाना जाता था। उत्तरी चीन के कृषक समाज पर यायावरों द्वारा लगातार हुए हमलों, उनसे पनपते अस्थिरता और भय का यह एक प्रभावशाली चाक्षुष साक्ष्य है। ये देखो चीन की दीवार। अब आता है चंगेज खान का जीवन व्रत।
चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनो नदी के निकट हुआ था। उसका प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। क्या था? तेमुजिन। उसके पिता का नाम येसुजेई था, जो कियात कबीले का मुखिया था। यह एक परिवार का समूह था और बोरजिगिद कुल से संबंधित था। उसके पिता की अल्पायु में ही हत्या कर दी गई थी और उसकी माता ओलुन इक्के ने तेमुजिन और उसके सगे तथा सौतेले भाइयों का लालन पालन बड़ी कठिनाई से किया था। 1170 का दशक विपर्यों से भरा था। तेमुजिन का अपहरण कर उसे दास बना लिया गया। किसको? तेमुजिन को, जो चंगेज खान बनेगा। और उसकी पत्नी बोरटे का भी विवाह के उपरांत अपहरण कर लिया गया था और अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उसे लड़ाई लड़नी पड़ी। विपत्ति के इन वर्षों में भी वह अनेक मित्र बनाने में कामयाब रहा। नवयुवक बोगुरच्चू उसका प्रथम मित्र था और सदैव विश्वस्त साथी के रूप में उसके साथ रहा। उसका सगा भाई आंडा जम्मू का भी उसका एक और विश्वसनीय मित्र था। तेमुजिन ने केराइट लोगों के शासक व अपने पिता के वृद्ध सगे भाई तुगरिन उर्फ ओंग खान के साथ पुराने रिश्तों की पुनर्स्थापना की। यद्यपि जम्मू का उसका पुराना मित्र था, बाद में वह उसका शत्रु बन गया। 1180 और 1190 के दशकों में तेमुजिन ओंग खान का मित्र रहा और उसने इस मित्रता का इस्तेमाल जम्मू का जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी को परास्त करने के लिए किया। जम्मू का पराजित करने के बाद तेमुजिन में काफी फंसा गया और वह अन्य कबीलों के विरुद्ध युद्ध के लिए निकल पड़ा। इनमें से उनके पिता के हत्यारे शक्तिशाली तातार केराइट और खुद ओंग खान, जिसके विरुद्ध उसने 1203 में युद्ध छेड़ा। 1206 में शक्तिशाली जम्मू का नेमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद तेमुजिन स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। उसकी इस प्रतिष्ठा को मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा कुरीलताई में मान्यता मिली और उसे चंगेज खान, समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक घोषित किया गया। 1206 ईस्वी में कुरीलताई से मान्यता मिलने से पूर्व चंगेज खान ने मंगोल लोगों को एक सशक्त अनुशासित सैन्य शक्ति निम्नलिखित अनुभाव को देखे के रूप में पुनर्गठित कर लिया था, जिससे उसके भविष्य में किए गए सैन्य अभियान की सफलता एक प्रकार से तय हो गई। उसकी पहली मंशा चीन पर विजय प्राप्त करने की थी, जो उस समय 3 राज्यों में विभक्त था। वे थे उत्तर पश्चिम प्रांतों में के तिब्बती मूल के सीसिया लोग, जर्चियन लोगों के चीन राजवंश को पेकिंग से उत्तरी चीन क्षेत्र का शासन चला रहे थे। सुंग राजवंश, जिनके आधिपत्य में दक्षिण चीन था। 1209 ईस्वी में सीसिया लोग परास्त हो गए। 1213 ईस्वी में चीन की महान दीवार का अतिक्रमण हो गया। 1215 ईस्वी में पेकिंग नगर को लूटा गया। चीन वंश के विरुद्ध 1234 तक लंबी लड़ाइयाँ चली, पर चंगेज खान अपने अभियानों की प्रगति से खूब संतुष्ट था और इसलिए उस क्षेत्र के सैनिक मामले अपने अधीनस्थों की देखरेख में छोड़कर 1216 में मंगोलिया स्थित अपनी मातृभूमि में लौट आया। 1218 ईस्वी में कराखीता की पराजय के बाद, जो चीन के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित तियेन शान की पहाड़ियों को नियंत्रित करती थी, मंगोलों का साम्राज्य अमू दरिया, तुरान और ख्वारजम राज्यों तक विस्तृत हो गया। ख्वारजम का सुल्तान मोहम्मद चंगेज खान के प्रचंड कोप का भाजक बना जब उसने मंगोल दूतों का वध कर दिया। 1219-1221 के अभियानों में बड़े नगरों ओट्रार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरगंज, मर्व, निसापुर और हेरात मंगोल सेनाओं के सम्मुख समर्पण कर दिया। जिन नगरों में प्रतिरोध किया उनका विध्वंस कर दिया गया। निसापुर से घेरा डालने के दौरान जब एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई, तो चंगेज खान ने आदेश दिया कि नगर को इस तरह विध्वंस किया जाए कि संपूर्ण नगर में हल चलाया जा सके। अपने प्रतिशोध और राजकुमार की हत्या के लिए को उग्र रूप देने के लिए ऐसा संहार किया जाए कि नगर के समस्त बिल्ली और कुत्तों को भी जीवित न रहने दिया जाए। मंगोल सेनाएं सुल्तान मोहम्मद का पीछा करते हुए अजरबैजान तक चली आई और क्रीमिया में रूसी सेनाओं को हराने के साथ साथ उन्होंने कैस्पियन सागर को घेर लिया। सेना की दूसरी
सेना की दूसरी टुकड़ी ने सुल्तान के पुत्र जलालुद्दीन का अफगानिस्तान और सिंध प्रदेश तक पीछा किया। सिंधु नदी के तट पर चंगेज़ खान ने उत्तरी भारत असम मार्ग से मंगोलिया वापस लौटने का विचार किया, परंतु ऐसे गर्मी प्राकृतिक आवास की कठिनाई तो उसके समन निमित्तज्ञ द्वारा दिए गए अशुभ संकेतों के आभास ने उसे अपने विचारों को बदलने के लिए बाध्य किया। अपने जीवन का अधिकांश समय युद्धों में व्यतीत करने के बाद 1227 चंगेज़ खान की मृत्यु हो गई। 1227 में उसकी सैनिक उपलब्धियां विस्मित कर देने वाली थी। यह बहुत हद तक स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली के बहुत से आयामों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तन सुधार करके उसको प्रभावशाली रणनीति में बदल पाने का परिणाम था। मंगोलों तुर्कों के घुड़सवारी कौशल ने उसकी सेना को गति प्रदान की थी। घोड़े पर सवार होकर उसकी तीरंदाजी का कौशल अद्भुत था, जिसे उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जंगलों में पशुओं का आखेट करते समय प्राप्त किया था। उनके इस घुड़सवार तीरंदाजी के अनुभव ने उनकी सैनिक गति को बहुत तेज कर दिया। स्टेपी प्रदेश के घुड़सवार सदैव फुर्तीले और बड़ी तेज गति से यात्रा करते थे। अब उन्हें अपने आसपास के भूभागों और मौसम की जानकारी हो गई, जिसने उन्हें अकल्पनीय कार्य करने की क्षमता प्रदान की। उन्होंने घोर शीत ऋतु में युद्ध अभियान प्रारंभ किए तथा उनके नगरों और शिविरों में प्रवेश करने के लिए बर्फ से जमी हुई नदियों का राजमार्ग की तरह प्रयोग किया। यायावर लोग अपनी परंपराओं के अनुसार प्राचीरों के आरक्षित शिविरों में पेट बनाने में सक्षम नहीं थे, पर चंगेज़ खान ने घेराबंदी यंत्र और नैफ्ता बमबारी के महत्व को शीघ्र जाना। उसके इंजीनियरों ने उसके शत्रुओं के विरुद्ध अभियानों में इस्तेमाल के लिए हल्के चल उपस्कर का निर्माण किया, जिसके युद्ध में घातक प्रभाव होते थे। मंगोलों द्वारा किए गए विनाश का आकलन, ये कितने मरे कितने क्या उसका काउंट है। सम्मुख पृष्ठ पर यूरोपीय कलाकार द्वारा बर्बरों का कल्पित चित्र। देखो, तेमुजिन का जन्म लगभग 1167, दास और संघर्ष के वर्ग 1160 और 70 के दशक, संधि संबंधों का काल 1180-90 के दशक, विस्तार विजय 1227। तेमुजिन को चंगेज़ खान यानी मंगोलों का सार्वभौम शासक घोषित किया। 1206 में चंगेज़ खान की मृत्यु। 1227 में चंगेज़ खान के पुत्र ओगोदेई का शासनकाल 1227-41। तीन मांस खानों का शासन और मंगोल एकता की स्थापना। 1227-60 बाटू के अधीन रूस, हंगरी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया पर आक्रमण। बाटू चंगेज़ खान के सबसे बड़े पुत्र जोची का पुत्र 1236-42। ओगोदेई के पुत्र गुयुक का काल 46-49। मोके चंगेज़ खान के पुत्र तुलू के पुत्र का काल 1251-60। मौके के अधीन ईरान और चीन में पुनः आक्रमण 1253-55। बाटू के पुत्र बरके का राज्यकाल सुनहरा गिरोह है का नेस्टोरियन ईसाई धर्म से इस्लाम धर्म की ओर पुनः प्रवृत्त होना। 1350 दशक में उनका इस्लाम में निश्चयात्मक रूप से धर्मांतरण हुआ। इल खान के विरुद्ध गोल्डन होर्ड और मिस्र देश की मैत्री का प्रारंभ हुआ 1257-67। फिर बगदाद पर अधिकार। अब्बासी खिलाफत खान मौके के छोटे भाई हेलूग के अधीन ईरान में इली खान ने राज्य की स्थापना। चोजिद और इल खान के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ 1258 में। फिर 1260 पेकिंग में मान खान के रूप में कुबलाई खान का राज्य रहा। चंगेज़ खान के उत्तराधिकारी में संघर्ष। मुगल राज्य अनेक स्वतंत्र भागों में अनेक वंशों में विभक्त। तोलुई, चगताई और चोजी ओगोदेई का वंश पराजित हो गया और तोलुईद में मिल गए। तोलुईद चीन का युआन वंश और ईरान का इल खानी राज्य। चगताई उत्तरी तुरान के स्टेपी क्षेत्र तुर्किस्तान में। रूसी स्टेपी क्षेत्र में चोजिद वंश थे। उन्हें पर्यवेक्षक गोल्डन होर्ड के नाम से वर्णन करते थे। फिर 1295-1304 में ईरान में इल खानी शासक गजन खान का शासनकाल। उसके बौद्ध धर्म से इस्लाम में धर्मांतरण के बाद धीरे धीरे अन्य इल खानी सरदारों का धर्मांतरण होने लगा। 1367 में चीन में युआन राजवंश का अंत। 1370 से 1405 तैमूर का शासन बरलास तुर्क होते हुए अपने चंगताई वंश के आधार पर अपने को चंगेज़ खान का वंशज बताया। इससे स्टेपी साम्राज्य की स्थापना की। तोलू राज्य, चंगताई, चोजी राज्य कुछ हिस्सों चीन को छोड़कर को सम्मिलित करते उसने स्टेपी क्षेत्र में एक साम्राज्य गठन किया। उसने अपने को गुरेगेन
शाही दामाद की उपाधि से विभूषित किया। चंगेज खान के कुल की एक राजकुमारी से विवाह किया। फिर 1495 से 1530 जहीरुद्दीन बाबर, जो तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, फरगना और समरकंद के तैमूरी क्षेत्र का उत्तराधिकारी बना। वहाँ से खदेड़ा गया, काबुल पर कब्जा किया और 1526 में दिल्ली और आगरा पर अधिकार जमाया। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। फिर आता है 1500। चौजी के घनिष्ठ पुत्र सीबान का वंशज सहबानी खान द्वारा तुरान पर आधिपत्य। तुरान में सहबानी सत्ता, सहबानियों को उज़्बेक भी कहा जाता था, जिनके नाम से इस वर्तमान उज़्बेकिस्तान नाम पड़ा, को सुदृढ़ किया और इस क्षेत्र से बाबर तैमूर के वंशजों को खदेड़ दिया। 1759 में चीन के मंचों ने मंगोलिया पर विजय प्राप्त कर ली। फिर 1921 में मंगोलिया का गणराज्य। दोस्तों आज यहीं तक पढ़ेंगे, चैप्टर बड़ा है तो इसको एक पार्ट और लगेगा और कंप्लीट कर देंगे। तो थैंक यू।